हजारों वर्षों से हम सभी परंपरागत शिक्षा ग्रहण करते हुए चले आए हैं, किंतु उसमें तमाम तरह की कमियां और दोष विद्यमान रहे। शिक्षा के क्षेत्र में जब क्रांति हुई और नवीन नवीन प्रविधियों की खोज की जाने लगी, तो उसी क्षेत्र में एक नवीन नवाचार का प्रयोग किया गया, जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन D.W. एलन ने 1961 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसकी नींव रखी। सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है? संक्षेप में सिर्फ इतना कहेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं में नवीन कौशलों का विकास करना है। ये नवीन कौशल छात्राध्यापकों के पठन पाठन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है, यह बहुत सरल प्रक्रिया है। इसमें एक समय में सिर्फ एक ही कौशल पर विकास किया जाता है। एलन महोदय ने वैसे तो सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के बारे में जब उन्होंने बतलाया, तो उन्होंने कहा कि करीब 14 प्रकार के सूक्ष्म शिक्षण होते हैं। NCERT ने 19 प्रकार के कौशलों का उल्लेख किया, किंतु सामान्य कक्षाओं में, प्रशिक्षण केंद्रों में सिर्फ 5 कौशलों पर ही विकास किया जाता है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है, यह एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, इसलिए इसको न्यूनता शिक्षण उपागम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनता शिक्षण उपागम। न्यूनता शिक्षण उपागम का तात्पर्य यह है कि यह जो प्रक्रिया होती है, यह 5 से 10 छात्रों से ही संपन्न कराई जाती है। इसमें 5 से 10 ही छात्र उपस्थित रहते हैं। इसका लघु आकार भी होता है। लघु आकार से तात्पर्य है कि यह प्रक्रिया मात्र 6 मिनट में चलती है, और इस 6 मिनट में हम किसी एक विशिष्ट कौशल का अभ्यास करते हैं, बारंबार अभ्यास करते हैं, और तब तक अभ्यास करते हैं जब तक उस कौशल में हम पूरी तरीके से निपुण न हो जाए। सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, यह एक चक्र से होकर गुजरती है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र। आइए देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र के कौन कौन से चरण हैं। ध्यान दीजिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें सबसे पहले हम विषय वस्तु से संबंधित योजना बनाते हैं, और यह योजना 6 मिनट की चलती है। यह योजना 6 मिनट की होती है। 6 मिनट में हम योजना बनाते हैं। इसके पश्चात हम 6 मिनट शिक्षण कार्य करते हैं। कितने मिनट करते हैं? 6 मिनट। इसमें भी समय देते हैं, शिक्षण में भी। और उसके पश्चात जब हम प्रतिपुष्टि पर आते हैं, तो 6 मिनट हम उसकी प्रतिपुष्टि भी करते हैं। प्रतिपुष्टि का तात्पर्य है फीडबैक। अगर कहीं पर फीडबैक में कोई कमी रह जाए, तो पुनः योजना बनाते हैं। इसका तात्पर्य है कि प्रथम प्रयास में ही व्यक्ति सफल नहीं होता। बहुत ही बिरले ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रथम प्रयास में ही अपने कौशलों का विकास कर पाते हैं, किंतु जब किसी बालक से कोई कमी रह जाती है, तो प्रतिपुष्टि से उसकी कमियों का ज्ञान होता है, और पुनः बच्चे से कहा जाता है कि वह पुनः योजना बनाए, उसी विषय वस्तु से फिर से पुनः योजना बनाए और पुनः शिक्षण करें। अर्थात यह 6 मिनट फिर पुनः शिक्षण वह करता है, और 6 मिनट के पश्चात जब वह पुनः शिक्षण कर लेता है, तो वह पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। और यह प्रक्रिया कब
तब तक चलती है जब तक कि बालक उस विशिष्ट कौशल में पूरी तरीके से दक्ष न हो जाए। प्रश्न यह अधिकांश बच्चे यह प्रश्न पूछते हैं कि सर यह एक काल्पनिक कक्षा है, क्या यह वास्तविक कक्षा का रूप है? तो यह सत्य है कि सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक चरणों से होकर के गुजरती है। यह पूरी तरीके से विश्वसनीय है, वैध है और सत्य है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के तहत हम जिन 5 कौशलों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनमें से पहला जो प्रशिक्षण है वह है प्रस्तावना कौशल, दूसरा कौशल है व्याख्या कौशल, तीसरा कौशल है प्रश्नीकरण कौशल, चौथा है पुनर्वलन कौशल और पांचवा है श्यामपट्ट कौशल। इन 5 कौशलों का हम सूक्ष्म शिक्षण के तहत अपने अंदर इन कौशलों का विकास करते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर हम सभी कौशलों का विकास अपने अंदर कर लें तो निश्चित तौर पर हम एक बेहतर शिक्षक बनने के क्रम में अग्रसर हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं प्रस्तावना कौशल का, तो प्रस्तावना कौशल एक ऐसा कौशल है जो छात्राध्यापक और बच्चों के मध्य की अंतःक्रिया का प्रारंभ करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि छात्रों और छात्राध्यापकों के मध्य संप्रेषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। प्रस्तावना कौशल का जब हम विकास अपने अंदर करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं, कुछ ऐसे घटकों को ध्यान में रखते हैं और यही घटक हमारे उत्तम शिक्षण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जैसे जब हम प्रस्तावना कौशल की बात करते हैं तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है कि प्रश्नों का पूर्ण ज्ञान से संबंध। इस प्रक्रिया के तहत जब हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो यह ध्यान देना पड़ता है कि जो भी प्रश्न हम पूछ रहे हैं बच्चों से, क्या वह प्रश्न बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित है। पिछली कक्षाओं में बच्चे जो पढ़कर आए हुए हैं, जो ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, हमारे प्रश्नों से यह पता चलना चाहिए कि हमारे जो प्रश्न हैं वह उनके पूर्व ज्ञान से ही संबंधित हो। इसके दूसरे क्रम में हम यह ध्यान देते हैं कि प्रश्न जो हम पूछ रहे हैं वह मूल पाठ से संबंधित है या नहीं, क्योंकि हम उनके पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान को जोड़कर आगे बढ़ते हैं और तभी जो है सार्थक शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पाती है। तो पहले क्रम में हमने पूछा कि बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया और दूसरे क्रम में हमको ये ध्यान देना है कि जो बच्चों से हम प्रश्न पूछ रहे हैं वह उनके मूल पाठ से, जिसका आप शिक्षण देने जा रहे हैं, उससे संबंधित होने चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कि प्रश्नों में तारतम्यता, अर्थात जब हम पहला प्रश्न पूछते हैं तो उससे जो प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है उसी उत्तर से हमको दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक, जैसे कि अगर हम प्रश्न पूछें कि भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चे उत्तर देंगे दिल्ली। तो दूसरा प्रश्न हमको दिल्ली से ही पूछना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम। तो इस प्रकार से जब दूसरा प्रश्न हम पूछते हैं तो उसके उत्तर से हमको तीसरा प्रश्न पूछना है और तीसरे प्रश्न के उत्तर जो मिलते हैं उससे हमको चौथा प्रश्न पूछना है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक बच्चों के मुख से या जो प्रकरण आपको पढ़ाना है वह समस्यात्मक न हो जाए, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो यह प्रश्नों की तारतम्यता हुई। चौथा जो आपका महत्वपूर्ण घटक है वह है सहायक सामग्री का प्रयोग। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो इस चीज का भी विशेष ध्यान देते हैं कि प्रश्नों में कभी कभी हमको कुछ सहायक सामग्रियों का भी प्रयोग करना पड़ता है।
टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात टीएलएम का भी प्रयोग हमको करना पड़ता है। ये टीएलएम का जब हम प्रयोग करते हैं तो बच्चों की जो रुचि होती है, अभी देखिए आप चौथे पांचवें घटक में आप ध्यान और रुचि भी देख रहे होंगे, ये घटकों में। तो ये जो सहायक सामग्री है ये छात्रों में ध्यान और रुचि को बढ़ाती है और विषय वस्तु की तरफ अग्रसर करती है। इसके पश्चात छात्रों को जो अगला घटक है, छात्रों को अनुप्रेरित करने की क्षमता। प्रश्न ऐसे बनाए जाए कि जिससे बच्चे में अभिप्रेरणा स्वतः ही जग जाए, पाठ की तरफ वह अग्रसर हो जाए और शिक्षक जो सामान्य उद्देश्य और जो विशिष्ट उद्देश्य बनाकर चलता है वह